अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां सिंध बार काउंसिल के ऑफिस सेक्रेटरी इरफान अली को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इरफान अली एडवोकेट को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस जा रहे थे। वारदात के वक्त रिश्तेदार लड़का भी उनके साथ था, जो खुशकिस्मती से महफूज रहा। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट करेंगे। सिंध बार काउंसिल के ऑफिस सेक्रेटरी इरफान अली अपनी गाड़ी में बच्चे को स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे। घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता हो चुकी थी। इस दौरान मोटरसाइकिल पर आने वाले कातिल ने इरफान अली एडवोकेट पर गोलियां बरसा दी। वारदात के वक्त इरफान अली के करीबी रिश्तेदार का लड़का भी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर मौजूद था। चलती हुई गाड़ी में फायर किया बस। आप पीछे बैठे थे आगे बैठे थे? पीछे। हाँ। उन्होंने सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया? हाँ। बस मैं नीचे गिर गया गोलियों से। जिस वक्त कातिल ने इरफान अली पर गोलियां चलाई, गाड़ी का शीशा गिरा हुआ था, इसलिए गाड़ी पर गोलियों का कोई निशान मौजूद नहीं है। पुलिस को जाए हुआ से गोलियों के 3 होल मिले हैं, जबकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि इरफान अली के जिस्म पर 5 गोलियां के निशानात मौजूद हैं। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिनाज ने कहा है कि कातिलों और कत्ल की वजूहात का तयन किया जाएगा। दोनों जो लोग थे उनके चेहरे आइडेंटिफाइबल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हेलमेट्स पहने हुए थे और सिक्योर किया हुआ था। तो उसके पीछे फैक्टर्स क्या थे वो अब हम ढूंढेंगे कि पर्सनल राइवलरी थी, कोई फैमिली फ्यूड था या कोई जेलसी थी, वो वी विल फाइंड इट आउट। मकतूल इरफान अली के दोस्त राशिद रिजवी एडवोकेट ने कहा है कि ये सिर्फ टारगेट किलिंग की ही वारदात है। ये कोई मोबाइल छीनने का, ये पर्स छीनने का वाकया नहीं है, क्योंकि ये टारगेट किया गया है। मकतूल इरफान अली एडवोकेट की मैयत जिना अस्पताल लाई गई तो वहाँ सैकड़ों वकला जमा थे, जो अपने साथी के बिछड़ने पर इंतहाई गमगीन थे। वकला तंजीमों ने इरफान अली एडवोकेट के कत्ल के खिलाफ अदालतों का बाइकआउट किया। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। मंडी बहाउद्दीन में कंज्यूमर कोर्ट के जज पर मुबैना तशद्दुद का मामला, वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब बार काउंसिल ने बदतमीजी करने वाले वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर, DPO, असिस्टेंट कमिश्नर और DSP को ओहदों से हटा दिया गया। सेशन जज राव अब्दुल जब्बार की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक वकला ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की इमा पर जज को कमरे में बंद करके तशद्दुद किया। मुतासरा जज ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को सजा सुनाकर जेल भेजा था। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम के वकील ने जाहिर जाफर को ज़हनी मरीज करार दे दिया। जाहिर जाफर का तिब्बी मुआयना करवाने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। मुद्दई के वकील ने मुखालिफत करते हुए कहा, दरख्वास्त प्लानिंग का हिस्सा है। आदिल तनोली रिपोर्ट करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ड्रामाई मोड़ आ गया। मेरा मौकल जाहिर जाफर जहनी मरीज है, मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। मरकजी मुलजिम के वकील ने दरख्वास्त दायर की तो इस्तगासा के वकील शाह खावर ने इसकी सख्त मुखालफत कर दी। हमारा ख्याल ये है कि स्टेज के ऊपर ऐसी दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। ये प्ली अगर लेते तो वो पहले स्टांस पे लेने चाहिए थी इनको। उसके बाद अगर ये ले रहे हैं तो उससे जाहिर हो रहा है कि उसको ट्यूटर किया गया है कि वो ऐसी हरकतें कोर्ट में करे कि वो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि शायद वो ज़हनी तौर पे मरीज है। थेरापी वर्क्स मुलाजमीन के वकील ने जख्मी एहलकार का मेडिकल करने वाले डॉक्टर को बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त भी कर दी। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों पर फ्रीकैन से आइंदा समात में दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने पोस्टमार्टम की अहम गवाह डॉक्टर सारा अली को तलब करने से मुतालिक सरकारी प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास की दरख्वास्त थेरापी वर्क्स मुलजमान के वकील की मुखालफत के बावजूद मंजूर कर ली। मकतूला की बहन ने मुकदमे की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार भी कर दिया। आज की जो कार्रवाई हुई है मुतमिन है, आपसे जो भी चल रहा है अब तक का जो केस चला है उससे मुतमिन है आप। जाए वक़ुआ से तमाम शाहिद जमा करने वाले ASI ने बयान में सारी रोदात सुनाई तो मकतूला के अहले खाना की आंखें नम हो गईं। इस्तगासा के गवाह डॉक्टर अनम और डॉक्टर हमाद के बयानात पर मुलजमान के वकला ने जिरा मुकम्मल कर ली। केस की मजीद समात 8 दिसंबर को होगी। आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत ने इमारतों की रेगुलाइजेशन और इंसदाद तजावुजात मुहिम रोकने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का ऐलान कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वज़ीर आला सिंध आज गवर्नर सिंध को ऑर्डिनेंस भिजवाएंगे। तौसीक के बाद इंसदाद तजावुजात मुहिम फौरी तौर पर रोक दी जाएगी।
सिंध हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कानून साजी की जाए। वज़ीर आला सिंध आज ऑर्डिनेंस को गवर्नर साहब को भिजवा देंगे इस उम्मीद के साथ कि गवर्नर साहब उस ऑर्डिनेंस की तौसीक करेंगे, अप्रूव करते हुए उसको कानूनी शक्ल दे दी जाएगी। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसको फौरी तौर पर जैसे ही ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल होगा उसको रोक दिया जाए जब तक वो कमीशन फैसला नहीं करता उसके बारे में। ये सारी कमर्शलाइजेशन जिसका आज हम भुगत रहे हैं उसको, ये कमर्शलाइजेशन जमात इस्लामी नेमतुल्लाह साहब के दौर में स्टार्ट हुई, अदालत ने इंडोर्स किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कमर्शलाइजेशन की, अदालत ने इंडोर्स किया। नतीजा ये हुआ कि लोगों को अब परेशानी है। सिंध हुकूमत ने ये आवाम की बेहतर मफाद में ये फैसला किया है कि अगर इस्लामाबाद वालों की रेगुलराइजेशन हो सकती है, पंजाब वालों की रेगुलराइजेशन हो सकती है, सिंध में बसने वाले लोगों की भी कानून के मुताबिक रेगुलराइजेशन हो सकती है। MQM पाकिस्तान का बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कराची कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंधु देश का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने गोद ले लिया है, जमहूरियत के मुहाफिज हैं, सड़कों पर लड़ने वाली जंग बकाए पाकिस्तान के लिए है। सिंधु देश के मंसूबे का एक बड़ा मंसूबा नए बल्दियाती निज़ाम के नाम से इस शहर पर और सिंध पर और सिंध के शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जा रहा है। सिंधु देश के ख्वाब को पालने की जिम्मेदारी अब पीपुल्स पार्टी ने गोद ली हुई है। 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, कराची कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हम जमहूरियत के मुहाफिज हैं, हम पाकिस्तान के मुहाफिज हैं और हम समझते हैं कि सड़क पर लड़ने वाली ये जंग, ये जद्दोजहद, ये कोशिश बकाए पाकिस्तान और बकाए जमहूरियत के लिए। पाक से ज़मीन पार्टी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा यह बिल कौमी सलामती के खिलाफ है। जागीरदाराना और वडेराना सोच ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया। गली महलों का फैसला वज़ीर आला कैसे कर सकता है। 2013 का जो बिल है, जो कानून है लोकल गवर्नमेंट का, उसमें फर्दर अमेंडमेंट्स कर दी हैं, फर्दर उसमें तरमीम कर दी गई है। हम तो 2013 के कानून को ही नहीं मानते जिसमें वजीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज है, जिसमें वजीर आला पानी की लाइनों का इंचार्ज है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया गया है। बार बार कह रहा हूं कि इख्तियारात और वसाइल को निचली सतह पे ट्रिकल डाउन करो, स्कूल के, हेल्थ के, पानी के। मेरी गली में स्कूल कैसे चलना है, मेरी गली में मेरी गली कैसे बननी है, मेरी गली की सफाई कैसे होनी है, वजीर आला कैसे फैसला करेगा। मेरी गली का फैसला तो मेरी गली के आदमी ने करना है। तुम उसको इख्तियार नहीं दे रहे, तुम उसको पैसे नहीं दे रहे हो, नहीं चलेगा ये निज़ाम। ये मुल्क आज यहाँ तक पहुँचा है इसी जागीरदाराना वडेराना सोच की वजह से पहुँचा है। आज इन्होंने हद कर दिए। पाक से ज़मीन पार्टी हर लेवल पे हर किसी से इस मसले के हल के लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार है और हर उस अथॉरिटी से लड़ने के लिए तैयार है जो इस फैसले की हिमायत करते हो। कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, मामला जानिए थोड़ी देर बाद। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में 11 मकामात पर धरना जारी है। बात करेंगे, मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ हैं। अली, एक तो ये तो बताइए कि किन किन मकामात पर धरना इस वक्त जारी है और इस धरने के बायस सड़कों की क्या सूरत हाल है। एसएलजीओ के तहत तालीम की बड़ी वजारत उनके मातहत थी, सेहत की बड़ी वजारत उनके मातहत थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जी बिल्कुल, कराची का अहम तरीन इशारा है एमए रोड केएमसी बिल्डिंग के सामने जमात इस्लामी जो है दूसरी असम्बली के अंदर पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती बिल मंजूर किया है, उसके खिलाफ एहतजाजी धरना दे रही है। जमात इस्लामी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है। जमात इस्लामी के इलाकाई जिम्मेदार जो है वो भी यहाँ पर धरने में शरीक है। इनका कहना है कि ये बल्दियाती बिल जो है कराची पर कब्जा करने की कोशिश है। पीपल्स पार्टी ने जो है सिंध हुकूमत चलाकर जो है सूबे में डिलीवर नहीं किया। अब कराची के बल्दियाती इदारों पे जो है पीपल्स पार्टी इस बिल के जरिए जो है कब्जा करना चाहती है। इनका कहना है कि जमात इस्लामी जो है इस बिल को मुस्तरद करती है और जमात इस्लामी चाहती है कि बल्दियाती इदारों को जो है मजीद इख्तियार दी जाए। जिस
तरह माजी के अंदर जो है जब रहमतुल्लाह खान मेयर बने, जो इख्तियारात रहमतुल्लाह खान के पास थे वो आने वाले बल्दियाती मेयर के पास हो। इस वक्त जो है धरना जारी है। KMC बिल्डिंग के सामने जो है जमात इस्लामी के रहनुमा जो है वो मौजूद है, बैनर हाथों में उठाए हुए हैं। ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल पैदा नहीं हो रहा। एक साइड पर जो है एहतजाजी धरना जारी है। सूरत हाल से आपने आगाह किया। अली हफीज, आपका शुक्रिया। KMC में मौजूद करप्शन का सिस्टम काम दिखा गया। पार्किंग के एक ठेके में 72 लाख रुपए का चूना लगा गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब सिस्टम से बेखबर हैं या बेखबरी का रंग देते हैं? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखिए प्रोग्राम 7 से 8 में। जी हाँ, पार्किंग के एक ठेके में 72 लाख रुपए का चूना लगाया गया। KMC में मौजूद करप्शन का सिस्टम काम दिखा गया और इस सब में एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब सिस्टम से बेखबर हैं या फिर वो बेखबरी का रंग दे रहे हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8 में। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने सिंध हुकूमत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है, सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। सूबे में यूरिया खाद ज़ख़ीरा की जा रही है लेकिन हुक्मरानों ने नाअहली की ऐनक लगा रखी है। चीनी की कीमतों के ऊपर जो है वो 60 रुपए की कमी हुई है। सिंध हुकूमत ने वो शुगर मिलें जिन्होंने क्रशिंग भी शुरू की थी उनको भी बंद करवा दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों का माफिया पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंडर काम कर रहा है उसको फायदा पहुंचाने के लिए। और जरदारी, आसिफ अली जरदारी सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं सिंध की शुगर मिल्स के अंदर, सारी दुनिया को पता है। उन्होंने वहां भी जो है वो वफाकी हुकूमत के इकदामात का साथ नहीं दिया। जो फर्टिलाइजर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है वो सिंध के अंदर हो रही है क्योंकि वहां पर जो सूबाई हुकूमत है उसने नाअहली की ऐनक लगाई हुई है और वो ग्रां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को इनकरेज करते हैं क्योंकि सिंध के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज है। हुकूमत नाम की चीज़ ही नहीं है, पैसा बनाने के ऊपर सब लगे हुए हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि मिनी बजट से आम आदमी पर महंगाई के असरात नहीं पड़ेंगे। दरामदी अशिया की वजह से कीमतें ऊपर गईं। हुकूमती इक़दामात से खाने पीने की अशिया के दाम नीचे आए लेकिन सिंध में चीनी अब भी 100 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। आलमी महंगाई की वजह से जो हर चीज़ दरामद होती थी उसका जो है रेट बढ़ गया। खाने पीने की अशिया उसकी महंगाई में 3.63% कमी आई है। 150 रुपये किलो चीनी अभी पिछले दिनों गई थी, वो कम होकर अब जो है 90 रुपये में हो गई है। कराची में अभी भी 100 रुपये जो है। प्याज पिछले साल से सस्ता है, टमाटर पिछले साल से सस्ता है, चीनी सस्ती है, आटे की कीमत में इस्तेहकाम आ गया है। महंगाई किधर आई? वो आई खाने का तेल है, ये हम दरामद भी करते हैं, उसमें जो है लगभग 100% का इजाफा हुआ है। तो वेजिटेबल घी की कीमत में 58% इजाफा हो। पिछले जो 6-7 महीने में जो आलमी मंडी में जो महंगाई होशरुबा इजाफा हो रहा था, ये पिछले 8-10 दिनों में इसमें ट्रेंड नीचे आना शुरू हो गया। ये फूड इन्फ्लेशन को काबू करते रहेंगे अपने हिसाब से ताकि आम आदमी को फर्क ना पड़े। जिस दिन IMF प्रोग्राम आया था सबने कहा था कि हुकूमत ने 4 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम लेवी का वादा कर दिया तो हर महीने पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। कल आपके सामने है कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी। पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट भी हमें सपोर्ट करेगी और हम जो है वो आवाम तक जिस तरह पूरे साल हमने जो है इसका इम्पैक्ट नहीं जाने दिया, नहीं जाने देंगे। हम मिनी बजट लाएंगे, उस पे भी जो है आम आदमी पे महंगाई के असरात नहीं होंगे। महंगाई ने हुकूमती तखमीनों को मात देते हुए फरवरी 2020 के बाद नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। नवंबर में 3% इजाफे के बाद सालाना शरह 11% तक पहुंच गई है। महंगाई ने हुकूमती तखमीनों को मात देते हुए आपको अपडेट करें कि नवंबर 2021 में महंगाई की शरह 11% रही। रवां माह महंगाई में 3% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात का ऐसा कहना है, जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि एक माह में टमाटर 132%, घी 11% महंगा हुआ। गुज़िश्ता साल की निस्बत घी 58%, कुकिंग ऑयल 53% महंगा हुआ और एक साल में बिजली 48%, मोटर फ्यूल 41% महंगा हुआ है। तो ये आदत-ओ-शुमार है जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। नवंबर में 3% इजाफे के बाद सालाना शरह 11% तक पहुंच गई। दूसरी जानिब आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद अवाम की जेबों पर भारी पड़ता रहेगा। सार्फिन को तकरीबन 6.5 रुपये फी लीटर तक रिलीफ से महरूम कर दिया गया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हों तो बोझ फौरी अवाम पर डालो। निर्ख कम हो तो हुकूमत की तरजीह अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रख कर सारिफिन को 6.5 रुपये तक रिलीफ से यकसर महरूम कर दिया गया।
पेट्रोल पर लेवी 4 रुपए फी लीटर बढ़ाकर 13 रुपए 62 पैसे कर दी गई। GST 0 से बढ़ाकर 2 रुपए 34 पैसे। तो हाई स्पीड डीजल पर लेवी 4 रुपए इजाफे के साथ 13 रुपए 14 पैसे फी लीटर कर दी गई। 7.37% सेल्स टैक्स वसूली इसके अलावा है। हमारे PM साहब कहते हैं घबराना नहीं है, या हमारे जो हालात है ना ये हमें ही पता है, उनको पता नहीं। पिछली दफा $81 का था तो उन्होंने $4 के ऊपर 8 रुपए 30 पैसे बढ़ाए थे। अभी आलमी मंडी के अंदर $15 कम हो चुके हैं, इन्होंने अभी तक पैसे कम नहीं किए। महसूलात में रद्दोबदल करते हुए मट्टी के तेल पर भी लेवी 3 रुपए 85 पैसे और लाइट डीजल पर 4 रुपए 66 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। पिछले 15 दिन में खाम तेल की आलमी कीमत $82 फी बैरल से कम होकर $71 हो चुकी, लेकिन तब्दीली सरकार अवाम को रिलीफ देने पर तैयार ही नजर नहीं आ रही। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि माहाना 11% महंगाई अवाम पर जुल्म और मुआशी बर्बादी का एतराफ़ है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। हुकूमती बयानात से ये आग नहीं बुझेगी। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद का कहना है कि पाकिस्तान की माहाना बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। नवंबर में बरामदात का हजम 2 अरब 90 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रिकॉर्ड किया गया। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने ट्विटर पैगाम में कहा कि गुज़श्ता साल की निस्बत नवंबर में मुल्क की बरामदात में 33% इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल इसी माह के दौरान मुल्क की मजमूई बरामदात 2 अरब 17 करोड़ 40 लाख डॉलर्स थी, जबकि इस साल बरामदात का हदफ 2 अरब 60 करोड़ डॉलर रखा गया था। मुशीर तिजारत ने बताया कि रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह के दौरान बरामदात में 27% इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान बरामदात का मजमूई हजम 9 अरब 74 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब अशिया गैर मयारी और मुज़र सेहत करार दे दी। अरकान ने कहा लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ से बेहतर है यूटिलिटी स्टोर्स ही बंद कर दिए जाएं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की आवाम दुश्मनी नहीं चलेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सब ठीक है की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए सख्त बरहमी का इजहार कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाला घी घटिया तरीन भी करार। रुकन कमेटी ख्वाजा आसिफ ने इल्जाम लगाया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर करप्शन के पैसे सिक्योरिटी सनद पैदावार को मिलते हैं। नूर आलम खान बोले यूटिलिटी स्टोर से खरीदी गई चीज पकती ही नहीं। कमेटी चेयरमैन राना तनवीर हुसैन ने कहा कोरोना रिलीफ फंड के 50 अरब रुपए में से सिर्फ 10 अरब जारी हुए। ऐसे इदारे का तो ना होना ही बेहतर है। पब्लिक के लिए अगर आसानी पैदा करे, ये यूटिलिटी स्टोर इसलिए बना था कि उनको सस्ती और मियारी चीजें दी जाए, बजाय सेहत के साथ खेलें और उनको सस्ती चीज़ें भी ना मिलें और फिर अवेलेबल भी ना हो, तो उससे तो बेहतर है कि इस एक ऐसे अदारे को जो नाकाम अदारा है उसको बंद कर दिया जाए। कमेटी को FIA हुकाम ने बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर करप्शन में मुलविस अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी, 1 हफ्ते में गिरफ्तार कर लेंगे, जिस पर कमेटी ने 10 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन का ही होगा। EVM पर कायम 3 कमेटीज की रिपोर्ट पर फैसला किया जाएगा। लाहौर का ज़िमनी इंतखाब 5 दिसंबर को ही होगा। जो मसला है वो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा, तो इस बारे में मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। डोर टू डोर वेरिफिकेशन हमारा शुरू है पूरे मुल्क में। इलेक्टोरल रोल जो हमारे हैं इंतखाबी फहरिस्त है, हमारी कोशिश है कि ये गलतियों से पाक हों, सिस्टम पे लोगों का एतमाद बढ़े, किसी को कोई शिकायत न हो कि इंतखाबी फहरिस्तों में गलतियाँ हैं। अभी हमारा कानून ये है कि हम सिर्फ 2 जगह पे वोट दर्ज करा सकता है कोई भी बंदा, एक परमानेंट एड्रेस पे और एक टेम्परेरी एड्रेस पे। आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे और पंजाब के 40-50 हल्कों से हार जीत का फैसला होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं यकीन है कि ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को ही वोट देंगे और फिर अपोजिशन धांधली का शोर मचाएगी, मगर जवाब एक ही है, EVM। वोट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे होंगे और पाकिस्तान के इलेक्शन के पंजाब में 40 हल्कों का फैसला हार और जीत का ओवरसीज वोटिंग पे होगा। और जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट PTI को पड़ेंगे, ये फिर कहेंगे धांधली हो गई है, ये फिर रोएंगे, फिर चीखेंगे कि धांधली हुई है, लेकिन मशीन ही उसका जवाब है।
नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अगला इलेक्शन वोटिंग मशीनों पर नहीं होगा। फंड्स इमरान खान की जाती जागीर नहीं है। इलेक्शन के लिए फंड्स की मंजूरी पार्लियामेंट ने देना है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि फवाद चौधरी का ये कहना दुरुस्त है कि इमरान खान इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं देंगे, क्योंकि वो इससे पहले ही मुल्क छोड़कर जा चुके होंगे। गुंडागर्दी और आमराना रवैये इलेक्शन या इलेक्शन इस्लाहात से नहीं करवाई जा सकती। ईवीएम, पार्लियामेंट, अपोजिशन, अवाम और इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर चुके हैं। इसका कानून आइन से मुतसादिम है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि धांधली और वोट चोरी का जवाब देना होगा। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इलेक्शन कमीशन पर मुसल्लत करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन को फंड्स रोकने की धमकी दी जा रही है। पीपल्स पार्टी आईनी इदारे के साथ खड़ी है। इस तरह से जबरी अंदाज में मुसल्लत करना और धमकी देना इलेक्शन कमीशन को, जनाब हम जो है वो आपकी फंडिंग बंद कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आइन के तहत कायम होने वाला एक इदारा, उस इदारे के काम को रोककर उसको मफलूज बनाने की जो है वो धमकी दी जा रही है। और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि वो इस मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना चाहते हैं और उस धांधली की मशीन के जरिए करवाना चाहते हैं। तो इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता है। हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म अपनी नलायकियों की जो सजा है जो लोगों को मिल रही है उसका इल्जाम सिंध हुकूमत पर डालते हैं। गंदुम का बहरान पैदा हो गया, इनकी कैबिनेट कह रही है। मुझे तो हैरत होती है, कौन नलायक आदमी था उस कैबिनेट में, है तो सारे नलायक, जिसने ये बताया कि 16 लाख टन गंदुम सिंध से चोरी हो गई। सिंध हुकूमत ने पूरे साल में जो गंदुम प्रोक्योर की थी वो 12 लाख टन थी और 16 लाख टन गंदुम चोरी हो गई है। अब ये किसने वहाँ कैबिनेट में बात की और माशाल्लाह उस कैबिनेट ने उस पर डिस्कस किया और उस कैबिनेट ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि जनाब आप इस पे कार्रवाई करें। तो भाई कार्रवाई तो आप करो फखर इमाम साहब पर, कार्रवाई करो खुसरो बख्तियार पर। फखर इमाम ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि 66 लाख टन गंदुम कहाँ चली गई हमें नहीं पता, उसका पता लगाओ कि वो कौन से तुम्हारे पास वो चूहे जो खा गए। अब ये खबर कि सिर्फ असली लाइसेंस वाले पायलट्स ही जहाज उड़ाएंगे। जाली लाइसेंस से बचने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तानी पायलट्स के इम्तिहानात आउटसोर्स कर दिए हैं। बात करेंगे शहजाद अली से। शहजाद, बताएं कैसा इकदाम है ये और क्या फैसला किया गया इस पर? जी सिद्रा, बिल्कुल काबीना की जानिब से ये फैसला सामने आया है। पायलट के जाली लाइसेंस का मामला हुकूमत की जानिब से बड़ा अहम फैसला इस हवाले से लिया गया है। पाकिस्तान ने बरतानिया की खिदमात हासिल कर ली है। पायलट के इम्तिहानात को जो है वो आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बरतानिया सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो है वो खिदमात हासिल की है। इस हवाले से अब जो है वो बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो हमारे पाकिस्तानी पायलट के जो है वो टेस्ट लेगी। इस मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो टेस्ट हैं वो 3 साल तक लिए जाएंगे ताकि पाकिस्तानी पायलट की जो काबिलियत और इस्तेदाद है उसको बढ़ाया जा सके। इस हवाले से मजीद ये चीजें सामने आई हैं कि पहले मरहले में जो फी इम्तिहानी पेपर है वो 90 पाउंड और दूसरे मरहले में जो है वो 95 पाउंड का जो है वो पेपर की फीस रखी गई है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पहली दफा जो है 75%, जबकि दूसरी दफा जो है 25% अदायगी करेगी। अगर 2 टर्म्स में जो है वो पायलट टेस्ट क्लियर नहीं करेगा तो तीसरी टर्म में जो है पायलट को मुकम्मल फीस जो है वो खुद अदा करनी होगी। तो ये बहुत आपका शुक्रिया शहजाद अली। खबरों में आगे सुनाएंगे शरीफे की कहानी। कौमी क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए चिटागोंग से ढाका पहुंच गई है। कौमी खिलाड़ी मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में कल से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। 3 घंटे पर मुश्तमिल ट्रेनिंग सेशन में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की जाएंगी। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से ढाका में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे से कराची पहुंच गई। वतन वापस पहुंचने वाली खिलाड़ी 3 रोज आइसोलेशन में गुजारेंगी। विमेन टीम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने के लिए जिम्बाब्वे गई थी। अफ्रीकी ममालिक में ओमिक्रॉन नामी वायरस की तशखीस के बाद आईसीसी ने क्वालिफायर मरहले को मनसूख कर दिया था। लाहौर में मशरकी और मगरबी कल्चर की अक्कासी करते पहनावों की नुमाइश की गई, जिसमें रखा हर जोड़ा शुरा की तवज्जो समेट रहा था। अनस सफर की रिपोर्ट देखिए। मशरकी तहजीब की अक्कासी भी है और मगरबी कल्चर की यलगार भी। अलहमरा आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ज्वेलरी, ट्रक आर्ट और बड़ी इमारतों को कैनवस की जीनत बनाकर तलबा और तालिबात ने अपने फन का मुजाहरा किया। मेरा थीम एक लोकल हुंजा के रंग से इंस्पिरेशन है, जो कि गोट के टेक्सचर और उसके हेयर से बनता है। लड़कियों को सोसाइटल
प्रेशर होता है एक म्यूज़िक एज अ करियर ऑप्ट करने में बेसिकली, तो वो सारा मैंने अपने थीम में दिखाया है। मेरा टॉपिक है प्रोमोटिंग शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रंस। मैंने शेल्टर होम को प्रमोट किया क्योंकि हमारी सोसाइटी कम्युनिटी में सबके लिए शेल्टर होम है, इवन एनिमल्स के लिए भी है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं है। आर्ट के दिलदादा अफराद ने जहां तुलबा और तालिबात के काम को सराहा, वहीं उन्हें पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल करार दिया। बच्चों की जो मेहनत है ना, जो 4-5 साल जिन्होंने लगाए हैं, मेहनत जो है उनकी वो नज़र आ रही है। 2 रोज से जारी नुमाइश में 30 से ज़ायद तुलबा और तालिबात के फन पारे शामिल किए गए हैं। तुलबा और तालिबात की तैयार करदा अशिया उनकी तख्लीकी काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तानी तुलबा भी अमली मैदान में किसी से कम नहीं। कैमरामैन दिशान यूसुफ के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। कोरोना की किस्म ओमिक्रॉन को पाकिस्तान में आने से रोकने के लिए NCOC के इकदामात। मुल्क भर में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का फैसला कर लिया गया। 3 कैटेगरीज के लिए बूस्टर शॉट्स लगाने की मंजूरी दे दी गई। अरहम खान रिपोर्ट करेंगी। ओमिक्रॉन की पाकिस्तान में एंट्री रोकने के लिए NCOC ने तैयारी पकड़ ली। मुल्क में वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम के लिए फौरी तौर पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला कर लिया गया। NCOC ने कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर वैक्सीन 3 कैटेगरीज में लगाने की मंजूरी दे दी। हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र और कमजोर कुव्वत मुदाफित वाले अफराद पहली वैक्सीनेशन के 6 माह बाद बूस्टर खुराक मुफ्त लगवाने के अहल करार दे दिए गए। इजलास में अवामी मकामात पर टीमें मुकर्रर करने की सिफारिश और एयरपोर्ट्स पर वैक्सीनेशन मुहिम के साथ चेकिंग प्रोटोकॉल्स बढ़ाने की तजवीज दी गई। मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और सूबों के इक़दामात पर ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक दूसरी डोज न लगवाने वाले अफराद के लिए 40 कॉल सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। NCOC ने मास्क पहनने, समाजी फासलों और हाथ धोने के SOPs पर अमल दरामद जारी रखने पर जोर भी दिया। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पहली बार वबाई अमराज के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की तशखीस के लिए बाकायदा लैब ने काम शुरू कर दिया। नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की तशखीस सबसे पहले इस लैब में होगी। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। कि मुख्तलिफ वेरिएंट्स की तशखीस के लिए जब पाकिस्तान अहल नहीं था तो बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया था, मगर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ लेबॉरेटरी सिंध में ये सहूलत मौजूद है कि तमाम वेरिएंट्स की तशखीस की जा सके। यहाँ के सरबराह डॉक्टर सईद खान से हम जानते हैं कि यहाँ पर किन किन वेरिएंट्स की तशखीस मुमकिन है। डॉक्टर साहब, अब जो नया वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, सबसे पहले क्या वो डायग्नोज इसी लैब में होगा? हम बिल्कुल तैयार हैं। यकीनन अगर हमारे पास सैंपल्स आते हैं तो हम बिल्कुल ये फैसिलिटी इसी काम के लिए है कि हम बर वक्त तशखीस करें और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। हमारे पास सीक्वेंसिंग फैसिलिटी मौजूद है या NGS फैसिलिटी जो हाई टेक टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ जरासीम, वायरसेस, बैक्टीरिया उनके जीनोम पे रिसर्च कर सकते हैं। ये मुदाफ़ती निज़ाम को धोखा देने में या इसको डिसीव करने में बड़ा माहिर एक वेरिएंट है। उसके साथ ऐसे जनियाती तब्दीलियाँ, इसमें तकरीबन 50 के लगभग म्यूटेशंस हैं। पिछले वेरिएंट में इतनी म्यूटेशंस नहीं थी। 30 वेरिएंट सिर्फ स्पाइक रीजन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वैक्सीन के लिए, वैक्सीन टारगेट के लिए, तो अगर वहाँ पे 30 म्यूटेशन हो चुकी है तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पिछले जो वैक्सीन्स हैं उसका इफ़ेक्ट इस पर कम हो सकता है। अभी ये मुसद्दिका नहीं है, लेकिन चांसेस यही हैं कि ये वैक्सीनेशन को भी डिसीव कर सकता है। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा SOPs पे अमल करें और जिन लोगों की वैक्सीन नहीं लगी उसको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लें। और खैबर पख्तूनख्वा में कब्जा माफिया के खिलाफ शिकंजा तैयार हो गया। काबिजीन पर जुर्माना भी होगा, जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। सज्जाद हैदर रिपोर्ट करेंगे। सरकारी जमीन पर कब्जे की सजा, जेल की हवा और साथ जुर्माना। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून तैयार। सैटेलाइट ग्राफिक के जरिए सरकारी अराजी की होगी निशानदही और पूरे सूबे में सरकारी इमलाक का बनेगा नक्शा। हम उसकी GIS मैपिंग करें, टेक्नोलॉजी को उसमें बीच में ले आए, हमारी ज़मीन सिक्योर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें उस बिल का हिस्सा है। हमारी जो सरकारी ज़मीनें हैं, स्टेट लैंड्स हैं, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जानिब महकमा रेवेन्यू ने 1 साल के दौरान कब्जा माफिया से 66 अरब रुपए की सरकारी जमीन वागुजार कराई। पिछले 1 साल में तकरीबन हमने कोई 66 अरब रुपए की जमीन वागुजार कराई है और ये सूबे के तूल अर्ज में, यानी इसमें पेशावर है, मर्दान है, बनू में कैंपेन हुई है, स्वात में जैसे आपने जिक्र किया वहाँ हुआ है, हंगू में।
लैंड प्रॉपर्टी एक्ट के तहत तजावुज़ात में मुलविस अफराद को 3 साल कैद की सजा होगी। कैमरा टीम के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। सिंध हाई कोर्ट ने कराची की दिल्ली कॉलोनी में तामीर 6 मंजिला इमारत का गैर कानूनी हिस्सा गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 4 हफ्ते में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने का भी हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि फैसले पर अमल न होने पर डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने दिल्ली कॉलोनी की 66 गज जमीन पर 6 मंजिला इमारत की तामीर के केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने वकील क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड पर इजहार बरहमी किया। रिमार्क्स दिए कि आपको 1 माह पहले अपने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने इस्तफसार किया कि आपके कौन कौन से अफसर जिम्मेदार करार पाए। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने बताया कि कुछ मुलाजमीन रिटायर्ड हो चुके हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ चार्जशीट फ्रेम करेंगे, कुछ वक्त दरकार है। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए कि जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके खिलाफ मामला नैब को भेजें, जो हाजिर सर्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 4 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, बताएं क्या पेशरफ्त हुई, इमारत गिराएं और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर फैसले पर अमल न हुआ तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। अदालत ने 4 हफ्ते में क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने के साथ रिटायर्ड मुलाजमीन और अफसरान का मामला नैब को अरसाल करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तजावुज़ात ऑपरेशन में रुकावट डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इरफानुल हक, समा, कराची। अब ये खबर के चेयरमैन FBR का कहना है कि मिनी बजट तैयार हो चुका, हुकूमत जब कहेगी पेश कर देंगे। इस मिनी बजट की तफसीलात ये भी सामने आ रही हैं कि दरामदी गाड़ियों पर इजाफी टैक्स की सिफारिश की गई है। खाने पीने के अशिया अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी, जबकि लग्जरी अशिया की दरामदात पर टैक्स लगाए जाएंगे। सेल्स टैक्स की छूट को वापस लिया जा रहा है। दरामदी गाड़ियों पर इजाफी टैक्स की भी सिफारिश है। खाने पीने के अशिया अद्वियात पर भी टैक्स छूट बरकरार रहेगी। बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं कोयटा की शहरियों के लिए अच्छी खबर है। किताब की अहमियत को फ़रोग़ देने के लिए बुक फेयर का एहतमाम किया गया। बुक लवर्स भी बड़ी तादाद में किताबें खरीदने उमड़ आए हैं। नूरुल आरिफीन रिपोर्ट करेंगे। कोई रफीक नहीं है किताब से बेहतर। कोयटा में किताबों के पढ़ने के शौक को उजागर करने के लिए इदारा सकाफत में 3 रोज़ा कुतब मेला सजाया गया, जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल मियारी किताबें तलबा और बुक लवर्स की तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। किताब ही एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कि इंसान की शख्सियत के अंदर निखार भी पैदा करता है और जो हमारे समाज और माशरे का शऊर भी उसके अंदर पैदा करता है। मुंतज़मीन कहते हैं बलोचिस्तान समेत मुल्क भर के 20 मारूफ पब्लिशर्स इदारों ने भी स्टॉल्स लगाए हैं। नई नस्ल में किताब की अहमियत को फ़रोग़ देने के लिए किताबें आधी कीमत पर फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर हम अपने बच्चों को एक लाइब्रेरी बना के दे देते हैं घर में, तो वो उसी लाइब्रेरी को वो उनकी जो रीडिंग हैबिट्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। रुकने बलोचिस्तान असम्बली कादिर नाइल का कहना है कि जदीद दौर में इंटरनेट और दीगर टेक्नोलॉजीज़ ने किताबों की अहमियत को कम कर दिया है। जो गुज़श्ता 2 साल की PhD है उसमें हमने कई नई लाइब्रेरियों के क़याम का ऐलान किया है। खुसूसन जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें, और बाकी जो है जिस तरह ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरीज़ को भी डिजिटलाइज कर लें। 3 रोज़ा किताब मेले में बुक रीडिंग सेशंस का एहतमाम भी किया गया है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा।